नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग उत्तर प्रदेश का संपूर्ण करंट अफेयर्स जो जून महीने का है उसको देखेंगे। लगभग 40 फैक्ट्स हमारे पास हैं, यानी 40 जो है मेजर हेडिंग्स हैं जिसके अंतर्गत हम लोग जो है जून का पूरा करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। इससे पहले मई तक का, जो मार्च से मई तक का करंट अफेयर्स था, वो इससे ठीक पहले जो यूपी करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड हुआ था उसमें कंप्लीट कराया जा चुका है। आप में से अधिकांश लोगों ने देखा भी है, लेकिन अगर किसी ने नहीं देखा हो तो उसको निश्चित रूप से देख लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए आपको यूपी करंट अफेयर्स को रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा और साथ में आप नोट्स बनाते चलें तो भी अच्छा है। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि लोअर पीसीएस मेंस के बारे में जो हमने स्ट्रेटेजिक डिस्कशन किया था, उसके बाद मैंने पूछा था कि क्या आप लोग जो है इसके क्रैश कोर्स में इंटरेस्टेड हैं। तो आप लोगों ने बहुत भारी मात्रा में जो है हमारे जो सर्विस नंबर है उस पर संपर्क किया, वहाँ पर मैसेज भेजा। तो ये ऐसी पहली क्रैश कोर्स है जिसमें हम लोग जो है आपके कहने पर जो है टेस्ट सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे होता क्या है कि संस्थान द्वारा स्वयं जो है एग्ज़ाम्स के हिसाब से टेस्ट सीरीज को शुरू किया जाता है, लेकिन आप लोग का जो है इतना ज़्यादा दबाव है इस समय इस क्रैश कोर्स को लेके कि हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये स्टार्ट हो चुकी है। आप अगले वीडियो में हम इसके बारे में जो है डिटेल डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के लिए जान लीजिए कि अगर आप जो है टेस्ट सीरीज जो है लेना चाहते हैं तो कुल जो है इसमें कितने टेस्ट मिलेंगे, इसमें कुल 11 फुल टेस्ट आपको मिलेंगे। ये 11 फुल टेस्ट का मतलब है पेपर 1 पेपर 2 एक टेस्ट में, यानी अगर सेट्स में बात करेंगे तो ये 22 सेट होंगे। तो 11 फुल टेस्ट होंगे, 5 करंट अफेयर्स के होंगे। टेस्ट ऑनलाइन कराया जाता है हमारे ऐप पर और वेबसाइट दोनों पर ही जो है आप दे सकते हैं। साथ में जो भी टेस्ट आप देंगे उसकी व्याख्यात्मक हल वाली पीडीएफ, जो पूरा का पूरा जो है व्याख्या से, कंटेंट से, जिसमें नोट्स दिया गया है, वो आपको मिलेगी। चूँकि अभी ये टेस्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए हम जो है इस टेस्ट को थोड़े थोड़े ड्यूरेशन पे, यानी पहला टेस्ट, उसके कुछ दिन बाद दूसरा टेस्ट, लगभग 5-5, 6-6 दिन के अंतराल पे जो है इसको हम करेंगे। अभी आपके पास अच्छा खासा समय है तैयारी करने के लिए। तैयारी से संबंधित जो है पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आपने नहीं देखा है। और इस टेस्ट का जो डेमो पीडीएफ है, डेमो फाइल है, क्योंकि आपको वो देखना जरूरी है। कोई भी चीज़ आप लेते हैं उसके पहले जो है इसका एक सैंपल देखना जरूरी है। तो जो इसमें टेस्ट 1 है उसका डेमो पीडीएफ जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में उसका लिंक दिया हुआ है। आप डेमो पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए कि किस तरह से ये जो है हमने टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया है और उसमें व्याख्या किस तरह से देते हैं, व्याख्या के माध्यम से नोट्स किस तरह से उसमें देते हैं, पीडीएफ होती कैसी है। उसके अलावा अगर आपको नहीं मिल पा रहा है या कुछ और आप जानकारी चाहते हैं तो आप जो है अपने व्हाट्सएप में टाइप कीजिए लोअर मेंस, और जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9506742546, इस पर भेज दीजिए। आगे चलते हैं। कुछ लोगों ने लोअर मेंस के लिए वीडियो कोर्सेज की डिमांड की थी, तो वो भी हमारा जो है तैयार है और उसमें भी आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। वीडियो कोर्स में आपको मिलेगा, सबसे पहले सामान्य हिंदी की बात करें, सामान्य हिंदी के जितने भी टॉपिक जो है लोअर पीसीएस मेंस के पाठ्यक्रम में दिए हैं सब कुछ आपको मिलेगा और साथ में जितने भी लेक्चर हैं उनका पीडीएफ में नोट्स आपको दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा सेगमेंट हमारा है मैथ्स। तो कंप्लीट मैथ्स का A to Z वीडियो बहुत ही अच्छे टीचर के द्वारा आप हमारे ऐप में जाकर जो है पहला लेक्चर सभी के लिए फ्री है। आप उसको जो है हमारे ऐप में लॉगिन करके जाइए लोअर टेस्ट वीडियोस में, वहाँ पर मैथ में जो है पहला लेक्चर देखिए, आप समझ जाएंगे कि क्या क्वालिटी है मैथ के लेक्चर्स की। इसी तरह से रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग के वीडियो लेक्चर्स भी जो है सेम उसी तरह से है और रीजनिंग पर जो है बहुत अच्छा जो है कंटेंट तैयार किया गया है वीडियो लेक्चर में। जितने भी टॉपिक पूछे जाने हैं जो भी सिलेबस में है हमारे लोअर पीसीएस मेंस के, उन सभी पर जो है ये वीडियो लेक्चर्स बनाए गए हैं। तो आप जो है इनमें से जो भी चूज करना चाहें, सारे लेना चाहें आप ले सकते हैं। और इसके बारे में और आपको जो जानकारी चाहिए उसके लिए आप लोअर मेंस लिखकर 9506742546 पर भेज दीजिए। आपको जो है पूरी की पूरी जानकारी दे दी जाएगी और सैंपल वीडियोस को हमारे ऐप डिकोड एग्जाम जो ऐप है उसमें जाकर देखना ना भूलें। इसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम हमारे सामने भी आ रहे हैं लोक सेवा आयोग के, जैसे समीक्षा अधिकारी है,
खंड शिक्षा अधिकारी है और यूपी पीसीएस है। इन सभी की टेस्ट सीरीज काफ़ी पहले से चल रही है, आप सभी को पता है। तो अगर आपको जो है इनकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो समीक्षा अधिकारी में कुल 11 फुल टेस्ट हैं, करंट अफेयर्स के 9 टेस्ट हैं। खंड शिक्षा अधिकारी में 11 फुल टेस्ट हैं, करंट अफेयर्स के 8 टेस्ट हैं। और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स जो कि हमारा जो है मेन हाईलाइट है, या जिसको हम कहें कि ये हमारी फ्लैगशिप टेस्ट सीरीज है, सबसे अच्छी टेस्ट सीरीज है। तो इसका कंप्लीट क्रैश कोर्स, जिसमें जो है सब्जेक्ट वाइज पहले जो है इंडिविजुअल 10 टेस्ट हैं, उसके बाद फुल सिलेबस पर बेस्ड 11 टेस्ट हैं और करंट अफेयर्स के 5 टेस्ट हैं। तो लगभग ये 25 टेस्ट जो है आपको दिए जाएंगे। और यूपी पीसीएस प्री जो है क्रैक करने के लिए जो है सबसे बेहतरीन क्रैश कोर्स ये है। तो आप इन सभी टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए एक नंबर आपके सामने है जो बार बार मैं बताता हूँ, 9506742546। इस पे जो है संबंधित परीक्षा का नाम लिखिए और व्हाट्सएप कर दीजिए सारी जानकारी, और इनके जितने भी डेमो टेस्ट के पीडीएफ फाइल्स हैं वो आपको प्रदान कर दिया जाएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में भी ये दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आप लेखपाल के क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहिए, जिसमें वीडियो लेक्चर प्लस जो है पीडीएफ में नोट्स आपको दिए जाएंगे और साथ में टेस्ट सीरीज दी जाएगी, तो आप लेखपाल लिखकर इसी नंबर पर यानी 9506742546 पर भेज दीजिए और जो है आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं यूपी का करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, प्रदेश के मूल निवासी शहीद परिवारों को अनुग्रह आर्थिक सहायता धनराशि बढ़ा दी गई है। अब ये राशि कितनी हो गई है? 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दी। यानी अगर उत्तर प्रदेश का कोई निवासी जो सेना में है या अर्धसैनिक बलों में है, अगर वो शहीद होता है तो उसे उसके परिवार को जो है अनुग्रह राशि जो है अब 50 लाख दी जाएगी, जो मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई है। और इसमें कौन कौन से फोर्सेज आते हैं, कौन कौन से सैन्य बल आते हैं? तो इसमें केंद्रीय अर्धसैनिक बल आते हैं, प्रदेश के जो अर्धसैनिक बल हैं और भारतीय सेना के जो जवान हैं, ये सभी इसमें आते हैं। और ये निर्णय 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी माना जाएगा। यानी ये घोषणा तो अभी की गई है, लेकिन इसका प्रभाव कब से होगा? 1 अप्रैल से ही ये जो है प्रभावी मान लिया गया है। आगे चलते हैं। एक प्रसिद्ध पत्रिका है एजुकेशन वर्ल्ड, इसकी जो है सरकारी विश्वविद्यालयों की एक रैंकिंग जारी की गई है और इस रैंकिंग में जो है उत्तर प्रदेश के एक विश्वविद्यालय को प्रथम स्थान मिला है, जो मुख्य हाईलाइट है। तो ये कौन सा विश्वविद्यालय है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, यानी बीएचयू को जो है इसमें पहला स्थान मिला है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू ने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि देश में इसका 8वां स्थान है। यानी प्रदेश स्तर पर जो है इसका पहला स्थान है, लेकिन देश में जो है इसका 8वां स्थान है। इसको जरूर याद रखिएगा। और इस रैंकिंग में जो है पूरे देश में प्रथम कौन सा इंस्टीट्यूट है, विश्वविद्यालय? वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु। और दूसरा स्थान किसको मिला है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जो कि कहाँ पर है? मुंबई में है। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। बाल श्रमिक विद्या योजना, ये सब अभी जो है कोविड-19 के जो दुष्प्रभाव हैं, लोगों के रोजगार पर जो प्रभाव पड़े हैं, लोगों के सामने कुपोषण की समस्या आ गई है, तो इन सभी को देखकर जो है उत्तर प्रदेश में कई सारी नई योजनाएं लाई गई हैं। उनमें से एक है बाल श्रमिक विद्या योजना। ये योजना क्या है? जून 2020 में प्रारंभ यह योजना उत्तर प्रदेश की एक कंडीशनल कैश ट्रांसफर योजना है। इसमें लाभार्थी कौन होगा? परिवार की विषम परिस्थितियों के कारण संगठित असंगठित क्षेत्रों में कार्य कर रहे 8 से 18 वर्ष के युवा। ध्यान दीजिएगा, 8 वर्ष से 18 वर्ष तक का जो युवा वर्ष है, इसके कामकाजी बच्चे, किशोर किशोरियों को इसका लाभ दिया जाएगा। अब इसमें लाभ क्या होगा? बालकों को रुपया 1000 एवं बालिकाओं को रुपया 1200 प्रतिमाह इस योजना में दिए जाएंगे। इसके अलावा कक्षा 8, 9, 10 उत्तीर्ण करने पर प्रत्येक कक्षा के लिए रुपया 6000 का प्रोत्साहन राशि भी दिया जाएगा। अब इस योजना में इनरोल होने की शर्तें क्या हैं, यानी पात्रता की जो शर्तें क्या हैं? तो जिन बच्चों के माता या पिता अथवा दोनों की मृत्यु हो चुकी हो वो उसमें जो है पात्र हो जाएंगे। माता पिता या दोनों स्थायी रूप से दिव्यांग हो गए हों अथवा गंभीर असहाय रोग से ग्रसित हों, तो ये एक एलिजिबिलिटी हो गई। महिला या माता परिवार की मुखिया हो
और भूमिहीन परिवार हो। तो इन सब दशाओं में से जो है जो बच्चे हैं 8 से 18 साल तक के, उनके लिए जो है ये कंडीशनल कैश ट्रांसफर योजना शुरू की गई है। अगला अपडेट देखते हैं, केंद्रीय विद्यालय खुलने की मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश में एक नया केंद्रीय विद्यालय खुलेगा, सेंट्रल स्कूल कहाँ पर खुलेगा? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में। किस जगह पर? देवरी ताप्पा नामक ये स्थान है, यहाँ पर जो है मिर्जापुर में एक नया केंद्रीय विद्यालय खुलेगा जिसको मंजूरी मिल गई है। अगला अपडेट, उत्तर प्रदेश औषधीय पौधारोपण मिशन का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में हो चुका है। मिशन वृक्षारोपण 2020 के तहत, वृक्षारोपण 2020 का क्या मतलब है? आप जानते हैं 1 जुलाई से 7 जुलाई तक उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण या वन महोत्सव मनाया जाता है। तो ये इसी के अंतर्गत जो है उत्तर प्रदेश औषधीय पौधारोपण मिशन का शुभारंभ किया गया है। अब इसमें जो है आप जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें औषधीय गुण वाले पौधों का रोपण किया जाएगा, जैसे कि अश्वगंधा, सर्पगंधा, गिलोत, जटामांबी, आंवला, सतावर, तुलसी, चिरायता, नीम, ये सभी जो है औषधीय गुण वाले यानी मेडिसिनल वैल्यू वाले प्लांट हैं। इन्हीं का जो है इसमें प्लांटेशन किया जाएगा। आगे चलते हैं, मेडिकल कॉलेजों में संविदा शिक्षकों की भर्ती हेतु उम्र सीमा में वृद्धि कर दी, क्योंकि लगातार जो है जो अच्छे प्रोफेसर्स और टीचर्स रिटायर हो रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, तो उनकी आयु में छूट दे दी गई है, जिससे कि जो है वो संविदा के आधार पर वहां पर फिर से नियुक्त हो सकें। तो उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा राजकीय मेडिकल कॉलेज में संविदा के आधार पर चयन हेतु चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम आयु की सीमा में वृद्धि करने की मंजूरी दे दी गई है, और अब यह आयु कितनी हो गई है? 68 वर्ष हो गई है। एसोसिएट प्रोफेसर हेतु 64 व असिस्टेंट प्रोफेसर हेतु 60 साल तक की अधिकतम आयु सीमा इससे पहले निर्धारित थी, लेकिन अब वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 68 वर्ष कर दी गई है। आगे चलते हैं, सेवानिवृत्त राजकीय पॉलिटेक्निक शिक्षकों को शिक्षण कार्य का अवसर प्रदान करने की योजना। ये भी उसी तरह का है, क्योंकि लगातार जो है जो अच्छे टीचर्स रिटायर हो रहे हैं और नई भर्तियां नहीं हो रही, इसीलिए जो है जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं उनको फिर से सेवा का मौका दिया जाएगा, जिसमें सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, विभागाध्यक्ष व लेक्चरर जिनकी आयु 70 वर्ष से कम हो को शिक्षण कार्य का अवसर प्रदान किया जाएगा। उनको 25,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय के रूप में दिया जाएगा। ये अभी जल्दी में ही यूपी कैबिनेट ने डिसीजन लिया है। अब उत्तर प्रदेश में जितने भी हेरिटेज ट्री हैं, यानी जो काफ़ी पुराने हो गए हैं, वो ऐसे हेरिटेज ट्री की जो है तलाश की जाएगी और उनका संरक्षण और संवर्धन किया जाएगा। इसके लिए नई योजना लाई गई है। तो प्रदेश में 100 वर्ष से अधिक उम्र के हेरिटेज वृक्षों की तलाश की जाएगी, जिससे सरकार उनका संरक्षण एवं संवर्धन कर सके। चयनित वृक्ष स्थानीय वृक्ष, प्रथम बार पहचाने गए वृक्ष, जिन वृक्षों का पुनर्जन्म नहीं हो रहा है, मातृ वृक्ष एवं विशिष्ट विशेषताओं वाले वृक्ष होंगे। ये सभी जो है यानी 100 साल से जो है ज़्यादा उम्र के वृक्ष हों, और बाकी जो है ये कुछ कैटेगरीज दी हैं, इन कैटेगरीज में वो आते हों, जैसे कि पीपल है, वट का वृक्ष है, पाकड़, देसी कदम्ब, अर्जुन, पिलखन, कल्प वृक्ष इत्यादि। ये सभी जो है आप देखे होंगे कि 100 साल, 150 साल इतने पुराने वृक्ष भी जो है आज भी जो है लगे हुए हैं। तो इनको जो है विशेष संरक्षण दिया जाएगा। अगला अपडेट क्या है? केंद्रीय कैबिनेट द्वारा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किए जाने को मंजूरी दे दी। तो महत्वपूर्ण अपडेट है एग्जाम के लिए। कुशीनगर जो हवाई अड्डा है, क्योंकि भगवान बुद्ध के कारण जो है वो अंतर्राष्ट्रीय महत्व का हवाई अड्डा है, इसीलिए जो इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किए जाने के लिए कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। कुशीनगर हवाई अड्डा श्रावस्ती, कपिलवस्तु, लुम्बिनी जैसे बौद्ध सांस्कृतिक स्थलों के निकट होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा बौद्ध तीर्थ स्थलों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी यानी बेहतर संपर्क स्थापित हो पाएगा। अगला अपडेट क्या है? इन्वेस्ट यूपी, ये एक नई संस्था है, इसका गठन किया गया है। इन्वेस्ट यूपी नाम से ही जो है आप इसके बारे में इसका उद्देश्य समझ सकते हैं कि ये जो है उत्तर प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए, निवेश को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। केंद्र सरकार की इन्वेस्ट इंडिया की ही तर्ज पर प्रदेश सरकार ने राज्य में निवेश को बढ़ावा देने हेतु इन्वेस्ट यूपी के गठन को मंजूरी दे दी है।
अब इसका जो अध्यक्ष होगा इस संस्था का, वो कौन होंगे? मुख्यमंत्री स्वयं होंगे तथा औद्योगिक विकास मंत्री और लघु उद्योग मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे। अगला अपडेट, प्रदेश में गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 लाया गया है। गोवध के लिए जो है बहुत पुराना कानून वैसे भी बना हुआ है, लेकिन उसमें कुछ नए संशोधन किए गए हैं, इसलिए ये अध्यादेश के रूप में अभी संशोधन अध्यादेश लाया गया है। तो इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं? गोवंश की क्षति पहुंचाने पर अब 3 से 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा 3 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। दोषी व्यक्ति से ही अभिग्रहित गोवंश के भरण पोषण पर होने वाले खर्च की वसूली भी की जाएगी। साथ ही अपराध पुनरावृत्ति पर दोगुने दंड का प्रावधान है, यदि उसी अपराध को अगर कोई रिपीट करता है, दोबारा उसी अपराध के लिए दोषी पाया जाता है तो उसको दुगुना दंड दिया जाएगा। और सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा की जाएंगी दोषी व्यक्तियों की तस्वीर, और जो दोषी व्यक्ति होंगे उनकी जो है फोटो सार्वजनिक स्थलों पर जो है चिपका दी जाएगी। इसके अलावा महत्वपूर्ण अपडेट जो है, महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है? गोवध निवारण अधिनियम ये कब बना था? 1955। ये प्रदेश में कब से लागू हुआ था? 1956। तो ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में गोवध निवारण अधिनियम कब जो है बनाया गया था? तो ये 1956 से लागू हुआ और 55 का ये अधिनियम है। अगला अपडेट देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने कामगार और श्रमिक सेवायोजन रोजगार आयोग का गठन किया है। ये आयोग आप समझ सकते हैं, कोविड-19 महामारी से प्रभावित जो श्रमिक जो वापस आए हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, उनको उत्तर प्रदेश में ही उनके ही स्थानों पर जो है समुचित रोजगार दिया जा सके, उसके लिए जो है एक ये आयोग बनाया गया है जिसका नाम दिया गया है उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक सेवायोजन और रोजगार आयोग। 16 जून 2020 को श्रम एवं सेवायोजन विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक सेवायोजन एवं रोजगार आयोग के गठन पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। ये आयोग श्रमिक एवं कामगारों के हित संरक्षण का कार्य करेगा। साथ ही इसके अंतर्गत कार्यकारी परिषद, बोर्ड एवं जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। यानी ये जो है इसका एक जो है पूरा प्रशासनिक ढांचा होगा, ऊपर से नीचे तक कार्यकारी परिषद होगी, बोर्ड बनेगा, उसके अलावा जो है जिला स्तर पर जो है एक समिति बनेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री अथवा उनके द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री आयोग का अध्यक्ष बनेगा। श्रम एवं सेवायोजन मंत्री आयोग के क्या होंगे? संयोजक होंगे। आयोग के 2 उपाध्यक्ष होंगे, एक तो औद्योगिक विकास मंत्री जो पदेन जो है इसके उपाध्यक्ष होंगे, दूसरा कौन होगा? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम यानी MSME तथा निर्यात प्रोत्साहन मंत्री, ये 2 जो है इसके उपाध्यक्ष होंगे। तो ये जो है इसके बारे में प्रशासनिक ढांचा हो गया। अब इसमें और कौन लोग होंगे? इसके अलावा कृषि मंत्री, ग्राम विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री, कृषि उत्पादन आयुक्त, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव श्रम सेवायोजन आयोग के ये सब सदस्य होंगे। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आयोग के सदस्य सचिव होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री द्वारा नामित औद्योगिक संगठनों, श्रमिक संगठनों तथा उद्योगों के विकास एवं श्रमिक हितों में रुचि रखने वाले 5 जनप्रतिनिधि भी इस आयोग के सदस्य होंगे। अगला अपडेट देखते हैं, मोटर यान अधिनियम 1988 में कुछ संशोधन किए गए हैं, थोड़ा उसके प्रावधानों को और कड़ा बनाने के लिए। तो मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत दंडनीय यातायात अपराधों के समन हेतु निर्धारित धनराशि में वृद्धि का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। यानी जो पहले धनराशि या जो जिसको आप कर कहते हैं, टैक्स कहते हैं, ज़्यादा कम लगता था, उसको और बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने यह निर्णय सड़क सुरक्षा में वृद्धि के दृष्टिगत लिया गया। यानी अब आपको जो है यातायात नियमों का 100% पालन करते हुए चलना चाहिए, क्योंकि अगर आप कहीं भी जो है यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए पाएंगे तो जो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है जो कि अगला अपडेट है, उत्तर प्रदेश में CISF की तर्ज पर UPSSF क्या है? उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल। तो ये पुलिस की ही तरह बल होगा, लेकिन जिस तरह से CISF जो है औद्योगिक कारखानों, स्थलों, ऐसे जगहों की जो है रखवाली करती है, ऐसी जगहों को सुरक्षा प्रदान करती है, उसी तरह से प्रदेश में जो अदालतें हैं, मेट्रो हैं, एयरपोर्ट हैं, औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, प्रमुख धार्मिक स्थल हैं और बैंक हैं,
इनकी सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के गठन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। हाई कोर्ट ने अदालतों की सुरक्षा व्यवस्था है तो विशेष सुरक्षा बल के गठन का निर्देश जनवरी में दिया था, जिसके क्रम में ये निर्णय लिया गया है और इसमें 5 बटालियन से इसकी शुरुआत होगी। यानी जब ये बनेगा तो इसमें नई भर्तियां भी निकलेंगी, जो फोर्स में जो जाने में इंटरेस्टेड होते हैं छात्र, उनके लिए जो है ये अच्छी खबर है। आगे चलते हैं। सब ट्रॉपिकल ऐप, ये ऐप किसने डेवलप किया है? तो इसे केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के द्वारा तैयार किया गया। उपोष्ण का मतलब ही होता है सब ट्रॉपिकल। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है। किसानों द्वारा उत्पादित वस्तुओं जैसे फल, सब्जी आदि का सीधे ग्राहकों तक उपलब्ध कराना तथा ऐप द्वारा क्वालिटी ग्रेडिंग की भी व्यवस्था होगी। तो ये सब ट्रॉपिकल ऐप जिसके कहाँ पे यूज़ होगा ये आप समझ गए। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि संस्थान इसको केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के द्वारा बनाया गया है। आगे चलते हैं। पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का प्रतिबंध लग गया। ये कहाँ पर स्थित है? ये कानपुर में स्थित है। क्यों लगा, इसके बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित सहकारी बैंक जिसका नाम है पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक को खराब आर्थिक स्थिति के चलते भारतीय रिजर्व बैंक ने 11 जून 2020 को लेन देन से प्रतिबंधित कर दिया है। यह बैंक अब 6 माह तक ना तो कोई नए ऋण जारी कर सकेगा, ना ही कोई जो है डिपॉजिट यानी जमा प्राप्त कर सकेगा। इसके अलावा बैंक के ग्राहकों द्वारा बैंक से धन निकासी की सीमा भी तय कर दी गई है। अगला अपडेट देखते हैं जो निश्चित रूप से आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री के द्वारा जो है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश अभियान का शुभारंभ किया गया। इसमें उत्तर प्रदेश में इसका नाम क्या है? आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जून 2020 को एक 125 दिवसीय अभियान की शुरुआत की है उत्तर प्रदेश में। इसके तहत उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवासी और दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों को रोजगार प्रदान किया जाएगा और इसी में जो है आप लोग जो बार बार सुन रहे होंगे 1,25,00,000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा उत्तर प्रदेश में क्रमबद्ध तरीके से। इस अभियान को आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का नाम दिया गया है। योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस अभियान की शुरुआत की गई थी। यह अभियान उत्तर प्रदेश के 31 जिलों में रोजगार उपलब्ध कराने पर केंद्रित होगा, क्योंकि यहीं पर जो है सबसे ज़्यादा प्रवासी श्रमिक लौटकर वापस आए हैं। 31 जिलों में प्रत्येक में 25,000 से अधिक प्रवासी कामगार हैं जो अन्य स्थानों से वापस आए हैं। राज्य के शेष 44 जिलों में प्रवासी श्रमिकों और राज्य में अन्य वेतन भोगी श्रमिकों के लिए उन्हें नौकरी की आवश्यकता है तो उन्हें भी रोजगार प्रदान किया जाएगा। इस अभियान में 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जा रहा है। हर्बल रोड्स प्रोडक्ट नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ पर जो है रोड के किनारे जो है वनस्पतियाँ लगाई जाएंगी जो कि औषधीय गुणों वाली होंगी। इस परियोजना के तहत राज्य सरकार सड़क के दोनों ओर औषधीय मूल्यों वाली पौधों का रोपण करेगी। इन औषधीय पेड़ पौधों में नीम, पीपल, सहजन आदि शामिल हैं। ये पौधे औषधियों के लिए कच्चा माल प्रदान करेंगे और भूमि के कटाव को रोकने में भी मदद करेंगे। राज्य में 800 किलोमीटर सड़क पर हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट को लागू किया जाएगा। यानी इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि कितने लंबाई में, तो आपको ध्यान रखना है कि 800 किलोमीटर की ये परियोजना है जिसमें रोड के दोनों तरफ औषधीय गुण वाले पौधे लगाए जाएंगे। परियोजना का नाम है हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट। आगे चलते हैं। धर्म चक्र दिवस, यह भी हाल ही में उत्तर प्रदेश में मनाया भी गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 4 जुलाई 2020 को पड़ने वाली आषाढ़ पूर्णिमा को धर्म चक्र दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया था। इसी दिन भगवान बुद्ध ने वाराणसी के समीप सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। ये कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया और ये पूरा कार्यक्रम वर्चुअल हुआ, यानी जो है ये ऑनलाइन कार्यक्रम हुआ तथा इस कार्यक्रम का लाइव वेबकास्ट भी किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा आपने सुना होगा जो है उस दिन
वीडियो संदेश तथा विश्व के विभिन्न हिस्सों के बौद्ध धर्मगुरुओं, जानकारों और विद्वानों के संदेशों को सारनाथ तथा बोधगया से प्रसारित किया गया। अगला अपडेट देखते हैं, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी, जिसको बीसी सखी योजना के नाम से इस समय जाना जा रहा है। तो इसमें क्या है, जो आत्मनिर्भर महिलाएं हैं उनको जो है बीसी सखी या जो है बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी के रूप में उनको नियुक्त किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, आत्मनिर्भर तरीके से कार्य करने वाली महिलाओं द्वारा ग्रामीणों तक बैंक सेवाओं को पहुंचाना। यानी जहां पर बैंकिंग सुविधाएं सुलभ नहीं हैं तो वहां पर ये जो महिलाएं होंगी, ये पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर महिलाएं हैं, ये सारी बैंकिंग सेवाएं जो है वहां पर जाकर प्रदान करेंगी और उसके बारे में जानकारी देंगी। जैसे सब्सिडी के बारे में, पेंशन, मजदूरी भुगतान, बैंक खाते में जमा और निकासी, नया खाता खोलना, ये सभी सुविधाएं जो है बैंक ये बीसी सखी के माध्यम से होंगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत में SHGs यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों में से बैंकिंग सखी का चयन करके तथा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यह मोबाइल टेक्नोलॉजी आधारित पहल है। बीसी सखी के लिए आवेदन यूपी बीसी सखी ऐप से किया जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा, इसके लिए एक डेडिकेटेड मोबाइल ऐप है जिसका नाम है यूपी बीसी सखी। यह योजना महिलाओं को रोजगार प्राप्ति में सहायक होगी। आगे चलते हैं, लॉकडाउन के दौरान जो है स्टे होम हैशटैग बहुत ही फेमस रहा, तो उसी से मिलते जुलता है स्टे होम ओपीडी सेवा। ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया जा रहा है। नाम से ही स्पष्ट है कि घर पर ही रह के आप जो है डॉक्टरों से संपर्क करके ओपीडी जैसी सुविधाएं ले सकते हैं। तो प्रदेश सरकार ने घर बैठे डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु स्टे होम ओपीडी सेवा का ट्रायल शुरू कर दिया है। इस सेवा को ऑनलाइन चिकित्सा सेवा से जोड़ा जाएगा तथा केंद्र सरकार की ई संजीवनी सेवा से इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा। ई संजीवनी ओपीडी रूप के द्वारा ऑनलाइन चिकित्सा सेवा प्राप्त होगी। आगे चलते हैं, बहुत बड़ी अपडेट है उत्तर प्रदेश के लिहाज से और उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी अपना कैंपस खोलने जा रही है ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश के। तो प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट उत्तर भारत का अपना पहला कैंपस स्थापित करेगी ग्रेटर नोएडा यूपी में। बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 4000 लोगों की क्षमता वाला एक कैंपस स्थापित करने जा रही है। राज्य सरकार जेवर एयरपोर्ट के निकट इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी स्थापित कर रही है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ पर स्थापित होने जा रही है, जेवर एयरपोर्ट के पास में स्थापित होने जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी में स्थापित होने वाली इकाइयों को सभी आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। अगला अपडेट देखते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जल जीवन मिशन के प्रथम चरण का शुभारंभ किया गया। कब किया गया? 30 जून को उत्तर प्रदेश में भी जल जीवन मिशन प्रारंभ हो गया है और डेट भी इसकी महत्वपूर्ण हो सकती है। 30 जून को शुभारंभ हुआ। 30 जून को उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के झांसी जिले के मुराटा ग्राम से जो है इसका शुभारंभ हुआ और जल जीवन मिशन के प्रथम चरण में 2185 करोड़ लागत वाली 12 ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। बुंदेलखंड के 7 जिले कौन कौन से हैं? झांसी, महोबा, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट के कुल 3622 गाँव जो राजस्व गांव हैं उसमें 479 योजनाएं शुरू होंगी और इसमें लगभग 67 लाख की आबादी इससे लाभान्वित होगी। तो ये पहला चरण है जिसके बारे में ये डेटा है। अगला अपडेट देखते हैं। आप सभी जानते हैं कि पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में जो है प्लास्टिक जो है खास जो मोटाई की जो है बैन की जा चुकी है और प्लास्टिक के विकल्प के रूप में उत्तर प्रदेश के लखनऊ की जो प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्था है, कौन सी? NBRI, नेशनल बॉटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने एक बायो प्लास्टिक जो है डेवलप किया है जिसके लिए अब साउथ की कंपनियां बहुत तेज़ी से जो है बायो प्लास्टिक के उत्पादन में इंटरेस्ट दिखाने लगी हैं। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। पेड़ की गोंद से या जिसको रॉल कहते हैं, पेड़ की गोंद या रॉल से बायो प्लास्टिक विकसित किया है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान NBRI लखनऊ ने।
राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ने पेड़ की गोंद से ऐसी बायोप्लास्टिक विकसित की है जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। इसकी सबसे खास बात यह है कि सिंथेटिक पॉलीमर से तैयार जिस प्लास्टिक को नष्ट होने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, अनुमान लगाया जाता है कि 600 वर्ष में जाकर कहीं प्लास्टिक जो है ख़त्म हो पाती है। तो 600 वर्ष जो है लग जाते हैं, इसीलिए ये पर्यावरण में प्रदूषण के लिए बहुत बड़ा खतरा थी। वहीं बायोप्लास्टिक महज 20 दिन में कंपोस्ट में तब्दील हो जाएगी, यानी ये डिग्रेड होके भी कंपोस्ट बन जाएगी और ये ज़मीन की उर्वरता को बढ़ाएगी। मिट्टी में मिलने के बाद इसकी पोषक शक्ति को बढ़ाती है और पानी में भी ये घुलनशील होगी। पर्यावरण के साथ साथ ये जानवरों को भी पूरी तरह से सुरक्षित है। उनके लिए भी, अगर जानवर इसको खा लेते हैं तो उनके लिए भी जो है कोई नुकसान नहीं होगा। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में एक जो है एनर्जी पार्क बनने जा रहा है, जिसके बारे में हम देखते हैं। प्रदेश में अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क की स्थापना होगी। तो ये कहाँ पर बनेगा, उसको कौन बनाएगा, ये दो चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क के लिए यूपी नेडा और टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के मध्य ये एक संयुक्त उपक्रम का गठन हो गया है। इस योजना को प्रदेश के कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। 600 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट कमीशनिंग से 1200 व्यक्तियों को स्थायी रोजगार तथा 6000 व्यक्तियों को अस्थायी रोजगार का अवसर भी मिलेगा। तो ये इसके बारे में डिटेल है। मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि ये जो है स्थापना यूपी नेडा और टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के द्वारा मिलकर एक उपक्रम के रूप में की जा रही है, लेकिन ये किस जगह में एक्चुअल बनेगा अभी ये जो है डिसीजन नहीं हुआ है। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय शुल्क विनियम अधिनियम 2018 को स्वीकृति दे दी गई है और इस अधिनियम के तहत शुल्क संबंधी अपील निस्तारण हेतु राज्य स्तरीय अपील प्राधिकरण और उसके अलावा मंडल स्तर पर मंडलीय स्वपोषित स्वतंत्र विद्यालय अपील प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। अगला अपडेट, उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो जिस तरह से ग्लोबल लेवल पर ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स जारी होता है, उसी तर्ज पर जो है उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास विभाग ने ये जो है रैंकिंग जारी की है उत्तर प्रदेश के जिलों के लिए। इसमें पहला स्थान उन्नाव को मिला है, दूसरा स्थान बुलंदशहर को, तीसरा स्थान गाजियाबाद को मिला है। और ये एक्चुअल में है क्या, इस रैंकिंग में क्या क्या मानदंड हैं। तो ये रैंकिंग जो है निवेश मित्र पोर्टल जो है, जो कि औद्योगिक विकास विभाग का है, उस पर जो आवेदन आते हैं, शिकायतें आती हैं, उनका जो निस्तारण होता है, सफल तरीके से निस्तारण करना, तो किस जिले ने कितनी ज़्यादा शिकायतों का कितनी सटीकता से, कितनी सफलता से निस्तारण किया, ये एक इसका मानदंड है। उसके अलावा जो है दो और मानदंड हैं, नहीं तो कुल 3 मानदंडों के आधार पर जो है ये औद्योगिक विकास विभाग ने इसको जारी किया है। अगला अपडेट देखते हैं। आभा ऐप। आभा ऐप किससे संबंधित है? आत्मनिर्भर भारत अभियान से संबंधित है। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा इसको तैयार किया गया है। इस ऐप के द्वारा लॉकडाउन में वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों के कौशल का अंकन किया गया है या किया जाएगा कि किसको क्या आता है। जैसे कोई बढ़ईगिरी का काम जानता है, कोई फिटर का काम जानता है, या जिसको जो भी कला आती है, जो भी जिसकी स्किल है, उसका यहाँ पर अंकन किया जाएगा और उससे संबंधित जानकारी को अपडेट किया जाएगा, जिससे उन्हें रोजगार के अवसर जो है सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जा सकें। अगला अपडेट क्या है? आत्मनिर्भर रोजगार कार्यक्रम के तहत 1 करोड़ से अधिक रोजगार देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश, जिसकी हमने पीछे चर्चा भी की। इसमें 3 तरीकों से रोजगार दिया जा रहा। पहला क्या है? केंद्र सरकार का जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है उसके अंतर्गत। दूसरा जो है MSME यानी जो है लघु और मध्यम उद्योग का जो सेक्टर है, उसके अंतर्गत जो है MSME वाले उद्योगों को लोन उपलब्ध कराया गया है, लेकिन उनसे जो है एक खास जो है शर्त भी रखी गई उस लोन को उपलब्ध कराने की। आप लोन तो ले रहे हैं, लेकिन आपको इतने लोगों को रोजगार देना पड़ेगा और उसकी सूचना सरकार को देनी पड़ेगी। तो ये दूसरा तरीका हो गया। और तीसरा तरीका है लोगों को बैंक और अन्य जो वित्तीय संस्थान है, जिसमें
बैंक तो है ही है, उसके अलावा कौशल विकास के भी कई सारे संस्थान हैं, उनके माध्यम से उनको प्रशिक्षण देके रोजगार उपलब्ध कराया जाना। तो ये जो है इस तरह से ये रोजगार देने की योजना चली है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 36 राज्यों में नशे से संबंधित सर्वे में उत्तर प्रदेश में ग्रसित लोगों का प्रतिशत कितना है। तो ये बहुत ही एक गंभीर बात है, जो इसमें मैं आपसे अपील भी करना चाहता हूँ कि नशा जो है ये बहुत ही ख़राब चीज़ है। अगर आप किसी भी तरह के एडिक्शन में हैं तो प्रयास करके जो है उसको छोड़ने का जो है पूरा संकल्प कर लीजिए। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की स्थिति 34% जो है यहाँ पर लोग जो है किसी ना किसी प्रकार का नशा करते हैं, और ये देश में सबसे ज़्यादा है। तो उत्तर प्रदेश की आबादी भी ज़्यादा है, इस लिहाज से भी ये आंकड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उसके अलावा जो है जो प्रवृत्ति है वो 34% उत्तर प्रदेश की आबादी ऐसी है जो किसी ना किसी प्रकार का नशा जो है जरूर करते हैं। अब इस सर्वे में और अंदर चलते हैं तो उत्तर प्रदेश के 23.8% लोग अल्कोहल के यूज़र हैं, यानी 23.8 24% लोग यूपी में अल्कोहल पीते हैं, शराब पीते हैं, चाहे वो रेगुलर पीते हों चाहे कभी कभी पीते हों, लेकिन वो पीते हैं। और इसी सर्वे के अनुसार देश के 16 करोड़ लोग ऐसे हैं जो शराब पीते हैं, जिसमें से 5.7 करोड़ लोग क्या हैं, शराब के लती हैं, शराब के उनको आदत है। तो ये जो 5.7 करोड़ लोग हैं, इनमें से जो सबसे ज़्यादा आदी लोग हैं, इनमें सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में लोगों की है। तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में जो है नशे के मामले में बुरे हालात हैं। तो आप सभी युवा हैं और मैं आपसे फिर से अपील करता हूं कि अगर आप किसी भी तरह का जो है एडिक्शन करते हैं तो उससे बाहर निकलिए। उसके लिए कई सारी मेडिकल ट्रीटमेंट भी हैं, उनका आप सहारा ले सकते हैं, लेकिन अच्छा स्वस्थ और एक गरिमामय जीवन जीने के लिए आपको जो है नशे से मुक्ति पानी चाहिए। इसके अलावा केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया ने 26 जून क्या होता है, जिसमें रिपोर्ट जारी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस। इस अवसर पर सबसे ज़्यादा प्रभावित 272 जिलों के लिए नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना को लॉन्च किया है। भारत के 272 जिले ऐसे हैं जहां पर सबसे ज़्यादा जो है नशे का इफेक्ट है। तो ऐसे जिलों के लिए नशा मुक्त भारत कार्य योजना जो कि 2020-21 है, इसका शुभारंभ किया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरफ तो जो है सरकार के द्वारा ही लाइसेंसिंग करके ये सब चीज़ें बिकवाई जाती हैं क्योंकि भारी राजस्व प्राप्त होता है, और दूसरी तरफ नशे की लत छुड़ाने के लिए करोड़ों अरबों रुपए का बजट खर्च करके जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, क्लिनिक्स चलाई जाती हैं, फैसिलिटीज़ दी जाती हैं तमाम प्रकार की। तो यहाँ भी विरोधाभास है, इसलिए जो है हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको भी सोचना चाहिए कि अगर वास्तव में नशा मुक्त भारत बनाना है तो उसके लिए कुछ कठोर कदम लेने की आवश्यकता है। आगे चलते हैं, अगला अपडेट देखते हैं। लखनऊ के शिवार्थ भट्टाचार्य, इन्होंने एक लघु फिल्म यानी शॉर्ट फिल्म बनाई थी जिसे 10वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है, और इस फिल्म का नाम क्या है, होलुद चिट्ठी, और इसका हिंदी में नाम क्या है, पीला खत यानी येलो लेटर। तो होलुद चिट्ठी और या पीला खत, ये नाम याद रखिएगा, और शिवार्थ भट्टाचार्य को भी याद रखिएगा जिनको जो है ये 10वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। आगे चलते हैं। गाजियाबाद में पासपोर्ट आवेदन में वेटिंग को समाप्त कर ऑनलाइन ऑन डिमांड पासपोर्ट अपॉइंटमेंट सुविधा 2019-20 हेतु 53वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर व्यक्तिगत श्रेणी का पुरस्कार दिया गया। किसको मिला है, गाजियाबाद के जो पासपोर्ट ऑफिसर हैं, पासपोर्ट अधिकारी हैं, धर्मेंद्र सिंह, इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश वन महोत्सव, जिसका मैंने अभी पहले भी जिक्र किया है, कब से कब तक मनाया जाता है, 1 से 7 जुलाई तक, ये हर साल को मनाया जाता है। और अगर आपको ध्यान होगा तो पिछली साल उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ पौधा का रोपण किया गया था, वृक्षारोपण किया गया था, और ये जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको दर्ज भी कराया गया था। इस साल इसी सप्ताह में 2020 में 25 करोड़ पौधा रोपने का जो है रिकॉर्ड बनाया जा रहा है।
इस बार सर्वाधिक प्रजाति, इस बार जो रिकॉर्ड है वो अलग तरीके का, 25 करोड़ पौधा तो वो अपनी जगह है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रजातियों के पौधे, क्योंकि जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसमें 150 प्रजाति के पौधारोपण का एक रिकॉर्ड दर्ज है। तो उसको ब्रेक करते हुए यूपी गवर्नमेंट 200 से अधिक प्रजातियों के पौधों को जो है रोपने की तैयारी कर रहा है इस वन सप्ताह में। आगे चलते हैं, अगला अपडेट देखते हैं। बच्चे के जन्म पर निर्माण श्रमिकों को एकमुश्त हितलाभ राशि, यानी जो लोग कंस्ट्रक्शंस में कोई काम करते हैं, मिस्त्री हैं या और कुछ भी हैं उसमें, तो ऐसे जो श्रमिक हैं निर्माण कार्य से संबंधित, उनके लिए योजना चलाई गई है। अब इसमें लाभार्थी कौन होगा? जो उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत पुरुष हो। लड़के के जन्म पर 20,000 रुपये तथा लड़की के जन्म पर 25,000 रुपये की धनराशि ऐसे निर्माण श्रमिकों को दी जाएगी। साथ ही पुरुष कामगार द्वारा आवेदन किए जाने पर उनकी पत्नियों को मातृत्व हितलाभ के रूप में 6,000 रुपये की धनराशि एक ही किस्त में दी जाएगी। इसके अलावा उपरोक्त संशोधन को मातृत्व शिशु एवं बालिका योजना के तहत श्रम विभाग द्वारा के मंजूरी दी गई है। आगे चलते हैं, अब प्रदूषण की बात कर लेते हैं, औद्योगिक प्रदूषण की। तो देश में चिन्हित कुल 69 अति गंभीर प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्र में यूपी के औद्योगिक क्षेत्र जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित हैं वो कितने हैं? तो 69 में से 13 जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं, जो कि अति प्रदूषित की श्रेणी में हैं। ये आकलन कॉम्प्रिहेंसिव इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इंडेक्स यानी सेपी के द्वारा किया गया है। अगला अपडेट, गारमेंट हब बनने की ओर अग्रसर हुआ उत्तर प्रदेश। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री या गारमेंट हब जो है बनाने के लिए कुछ नई योजनाएं, नए इनिशिएटिव शुरू किए गए हैं। आगामी 5 वर्षों में 20,000 करोड़ निवेश का जो है उम्मीद की गई है। 20 लाख रोजगार के सृजन की संभावना है इस क्षेत्र में। इसके बाद जेवर एयरपोर्ट के 50 किलोमीटर की परिधि में एक और एक्सप्रेसवे के किनारे प्रदेश के अन्य स्थानों पर 4 अप्रैल या गारमेंटिंग पार्कों की स्थापना होगी। तो याद रखिएगा ये कुल 5 पार्क हैं, जो कि एक तो जेवर एयरपोर्ट के 50 किलोमीटर के दायरे में होगा और उसके अलावा जो एक्सप्रेसवे है उसके जो है किनारे 4 अन्य अप्रैल या गारमेंटिंग पार्क बनाए जाएंगे। वर्तमान में प्रदेश में गारमेंट औद्योगिक इकाइयाँ लगभग कितनी हैं? 4500 हैं, जिनमें से 3000 गौतम बुद्ध नगर में हैं और शेष 1500 इकाइयाँ गाजियाबाद, कानपुर तथा लखनऊ और बरेली में हैं। इनमें से प्रतिवर्ष 12,000 करोड़ रुपए का निर्यात होगा। आगे चलते हैं, एक वेंटिलेटर, क्योंकि इस समय वेंटिलेटर की डिमांड बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश के ही जो है कुछ युवाओं ने, वैज्ञानिकों ने एक वेंटिलेटर बनाया है जिसका नाम है रक्षक वेंटिलेटर। तो कानपुर के 2 इंजीनियरों शिव शंकर उपाध्याय और शुभंकर बंका के द्वारा इसको विकसित किया गया है। ये मरीज को संक्रमण से तो बचाएगा ही और इसके हर पार्ट को बदला जा सकेगा, यानी जो पार्ट जो है लगता है कि वो खराब हो गया है या संक्रमित हो गया है उसको बदला जाएगा, यानी पूरी तरह से ये जो है एडजस्टेबल होगा। इसके अलावा एक समय में 10 मरीजों को इस रक्षक वेंटिलेटर के द्वारा सपोर्ट दिया जा सकता है। आगे चलते हैं, पहले भी मैंने बताया आपको कि उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक जो है उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाया जाए। तो इसके लिए जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्य योजना तैयार की है और उसके लिए जो है प्रदेश सरकार द्वारा आगामी 5 वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन करने हेतु कंसल्टेंट की नियुक्ति का निर्णय लिया गया है। नियोजन विभाग द्वारा तैयार किए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल प्रस्ताव आधार पर ही ई टेंडर के जरिए बिड आमंत्रित होगा और योगी सरकार ने 2025 तक अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन करने का लक्ष्य लिया गया है। इसलिए इसमें दुनिया के जो है बेहतरीन कंसल्टेंट्स की एक टीम तैयार की जाएगी जिनको हायर किया जाएगा और वो बताएंगे कि यूपी में जो है इस तरह की इकोनॉमिक बूम या इकोनॉमिक ग्रोथ किस प्रकार से संभव है। आगे चलते हैं, कोरोना महामारी जागरूकता जनहित में जारी कॉलर ट्यून, जो आपने सैकड़ों हजारों बार अब तक सुनी होगी। जब भी आप कॉल मिलाते हैं तो कोरोना के बारे में
कोविड-19 से बचने के लिए जो जागरूकता का संदेश उसमें सरकार की तरफ से प्रसारित होता है। तो आपसे कभी पूछा जा सकता है कि ये जो आवाज़ है महिला की वो कौन है, तो वो महिला है जसलीन भल्ला। उनकी आवाज़ में ही जो है आप वो रिकॉर्डेड संदेश कॉलर ट्यून में सुनते हैं। और 40वां अपडेट क्या है आज का? उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सोलर कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन हुआ। ये आयोजन इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा लखनऊ में किया गया। तो इसमें जगह का खास इंपॉर्टेंस है कि ये जो राष्ट्रीय सोलर कॉन्क्लेव 2020 है ये कहाँ पर आयोजित हुआ? लखनऊ में आयोजित हुआ। यूपी नेडा के जो सचिव उन्होंने बताया कि 2022 तक 10,700 मेगावाट सोलर पावर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में। इस कॉन्क्लेव में अनेक सोलर उपकरण और वाहन प्रदर्शनियां भी प्रस्तुत की गई। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जून 2020 का जितना भी अपडेटेड करंट अफेयर्स था उसको पढ़ा, उसको जो है समझा, और ये मैक्सिमम चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं, क्योंकि इसमें कुछ नहीं छूटता। ये सारा करंट अफेयर्स सीधे सीधे डेली जो न्यूज़पेपर आता है उसके बेस पर तैयार किया जाता है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। साथियों, अगर आप आरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप एक गंभीर अभ्यर्थी हैं तो आप हमारे इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें कुल 11 फुल टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं और करंट अफेयर्स के 9 टेस्ट। इस तरह से आपको कुल 20 टेस्ट दिए जाते हैं, जिसकी PDF फाइल आपको मिलती है। ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की, ऑनलाइन टेस्ट देने की आपको सुविधा मिलती है, जिससे आप बिल्कुल परीक्षा कक्ष जैसा माहौल महसूस कर सकें। तो आपके सामने हमारे क्रैश कोर्स के टेस्ट सीरीज की एक डेमो PDF की फ़ाइल आपके सामने खुली है। इसी तरह से आपको जो है सारी PDF जो मैंने आपको बताया दी जाती है। सभी प्रश्न उनके जो है बाइलिंगुअल उनका ट्रांसलेशन, यानी जो है हिंदी इंग्लिश में प्रश्न होते हैं, लेकिन व्याख्या जो है संपूर्ण उसकी हिंदी में होती है। प्रश्न का उत्तर देने के साथ ही में उसके बारे में जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो भी कंटेंट उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आवश्यक हैं, वो जो है व्याख्या में लिख दी जाती हैं, जो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार जो है आपको सभी टेस्ट जो आप देंगे ऑनलाइन उसकी PDF दी जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि आपको जो है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पूरा का पूरा नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है इस क्रैश कोर्स के माध्यम से। तो सबसे पहले आप हमारे इस डेमो टेस्ट की PDF फाइल को प्राप्त करें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही पिन कमेंट में दिया हुआ है। अगर आपको कोई असुविधा है, आप उसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप 9506742546 पर कॉल करके मांग सकते हैं। और अगर आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहें तो आप ज्वाइन आरओ लिखकर इसी नंबर पर व्हाट्सएप से भेज दीजिए। आपको क्रैश कोर्स से जुड़ने से संबंधित समस्त जानकारी रिप्लाई में दे दी जाएगी। कम से कम समय में सेलेक्टेड मटेरियल के साथ, टारगेटेड अध्ययन सामग्री के साथ और अति संभावित प्रश्न श्रृंखला के माध्यम से आरओ परीक्षा की तैयारी के लिए इससे बेहतर विकल्प शायद ही कहीं उपलब्ध है। अतः अपना निर्णय शीघ्र लें और इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ें।